नमस्कार साथियों, सहज समझ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए घोषित किया गया है। तो हम जानेंगे कि क्या हमेशा केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नाम घोषित किया जाता है तो क्या वही व्यक्ति हमेशा राष्ट्रपति बनता है, और अन्य तमाम प्रश्नों को भी जानेंगे जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। जैसे कि क्या कोई व्यक्ति जो जन्म से भारत का नागरिक नहीं है वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार का फॉर्म भर सकता है? जैसे प्रधान का और पार्षद का फॉर्म कोई भी व्यक्ति भर सकता है। ऐसी तमाम प्रश्नों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव। सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा कि आखिर राष्ट्रपति को कौन व्यक्ति वोट डालते हैं? सीधे जनता द्वारा राष्ट्रपति को सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि विधायक जिनको एमएलए कहते हैं प्लस सांसद जिनको एमपी कहते हैं। विधायक जो क्या होंगे, राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं। और यूटी इसको बोलते हैं केंद्र संघ शासित क्षेत्र। इसमें दो यूटी को शामिल किया गया है, दिल्ली प्लस पुडुचेरी की जो विधानसभा है उनके एमएलए। और सांसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा, और ये भी जो निर्वाचित होते हैं, जो निर्वाचित सांसदों। यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि चूंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है बल्कि यूटी बन चुका है, केंद्र शासित क्षेत्र, तो हमारे सामने ये प्रश्न है कि क्या जम्मू कश्मीर जो अब संघ शासित क्षेत्र बन चुका है तो क्या इसको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, या इस प्रश्न को हम आगे समझेंगे। यहाँ पर जो निर्वाचित शब्द लिखा गया है उसका मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता है, तो उन 12 सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते। अब आगे समझेंगे कि इनके वोट का मूल्य क्या है, कि क्या एमपी और एमएलए जो उनके वोट का मूल्य एक समान होता है। यदि एक समान नहीं होता है तो फिर
कैसे संघवाद की संकल्पना को संविधान में जो अपनाया गया है उसको कैसे साकार किया गया है। वोट का मूल्य। जो एमएलए यानी कि विधायक हैं उनके वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जो एमपी हैं यानी सांसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इनके वोट का मूल्य समान है। यहाँ समझेंगे कि एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है। कैसे? एमएलए के वोट का मूल्य भिन्न, जैसे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के एमएलए के वोट का मूल्य 208 है, जो सर्वाधिक है पूरे देश में। जबकि जो सिक्किम है वहाँ के एमएलए के वोट का मूल्य मात्र 7 है। लेकिन ये होता क्यों है मूल्य अलग? क्यों? क्योंकि एमएलए की सीट किसी राज्य में कितनी है यह वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करती है। इसीलिए जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ के एमएलए के वोट का मूल्य भी सबसे ज़्यादा होगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में चूँकि जनसंख्या सर्वाधिक है इसलिए वहाँ के एमएलए का जो वोट का मूल्य है वो भी सर्वाधिक है। यानी कि राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है एमएलए के वोट का मूल्य। एक लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है या लोकसभा का जो एमपी होता है 10 लाख की जनसंख्या पर होता है। हालांकि कुछ राज्यों में ये जनसंख्या आबाद के रूप में भी है, जैसे उत्तर पूर्व के कुछ राज्य। लेकिन संविधान में संघवाद की संकल्पना को अपनाया गया है। इसलिए विधायक यानी कि एमएलए और एमपी जो हैं उनके वोट का मूल्य समान करने के लिए एक एमपी के वोट का मूल्य क्या होगा? आगे लिखता हूँ इसको। एक एमपी के वोट का मूल्य क्या होगा? देश के जो निर्वाचित एमएलए हैं, देश के सभी निर्वाचित एमएलए के वोट का मूल्य डिवाइड कुल निर्वाचित सांसद। देश के निर्वाचित जो एमएलए हैं टोटल उनके वोट के मूल्य की बात की जाए तो यह है 5,43,231। यदि कुल निर्वाचित सांसद की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में है 543 सदस्य, राज्यसभा के हैं 233। तो ये हो गया आपका 543
231 डिवाइड 776, ये आएगा आपका 770। यानी कि एमपी के जो वोट का मूल्य है वो 1 एमपी के वोट का मूल्य 770 है। ऐसे में देश के सभी एमपी के वोट का मूल्य कितना होगा? 770 गुणा 776, यानी कि 5,43,200, यानी कि लगभग 5,43,231 है एमएलए के वोट का मूल्य, और एमपी के वोट का मूल्य है 5,43,200, लगभग समान है। क्यों? क्योंकि संविधान में संघवाद की संकल्पना को अपनाया गया है। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति को जीत हासिल करने के लिए कितने वोट चाहिए। जीत के लिए वोट कितने चाहिए राष्ट्रपति को? जीत के लिए वोट राष्ट्रपति को कितने चाहिए? यहाँ पर एक बात ये समझे, यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे प्रधान या पार्षद जो होते हैं, जो व्यक्ति सर्वाधिक वोट हासिल करता है उसी व्यक्ति को प्रधान या पार्षद घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, बल्कि इसके लिए एक कोटा निर्धारित किया गया है, जो है कि जितने देश में एमपी और एमएलए के वोट का मूल्य है उसके आधे से एक अधिक, यानी कि एमपी प्लस एमएलए जो देश में सभी, उनके जो वोट का मूल्य है उनके आधे से एक अधिक, और इसी को कहा जाता है कोटा। यदि इससे कम प्राप्त हुए तो राष्ट्रपति को जीत हासिल नहीं मानी जाएगी। एमपी और एमएलए के वोट का मूल्य कितना है? एमपी का है 5,43,200 और यह है 5,43,231 डिवाइड 2 प्लस 1। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 5,43 लगभग 5,43 आ जाएगा, 5,43,000 ही आएगा ये, प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा ये। लगभग इतने वोट चाहिए हासिल करने के लिए। अब हम समझते हैं कि उम्मीदवार, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए क्या कंडीशन है। क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भर सकता है? तो उम्मीदवार या प्रोसेस जो है राष्ट्रपति का, यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप सीधे फॉर्म चुनाव लड़ने के लिए नहीं भर सकते, बल्कि आपको 50 समर्थक और प्रस्तावक चाहिए। ये 50 समर्थक और प्रस्तावक कौन होंगे? या तो एमएलए हों या एमपी हों, चाहे दोनों मिलाकर हों। यदि आपके पास 50 एमएलए या एमपी आपके समर्थक हैं तो ही आप उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हो, अन्यथा आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते। अब हम ये समझते हैं कि आखिर जो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, यानी कि एमएलए या एमपी, वो कितने वोट डालते हैं। तो वोट की अगर हम बात करें तो केवल वोट एक ही डालते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ये सभी एमपी और एमएलए जो वोट डालते हैं ये अपनी पसंद के आधार पर, यानी कि जो वरीयता भी देते हैं, ये अपनी पसंद यानी वरीयता, जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनको वरीयता देते हैं कि मेरी पहली पसंद ये वाला उम्मीदवार है, दूसरी पसंद ये वाला उम्मीदवार है और तीसरी पसंद मेरी ये वाला उम्मीदवार है। तो आगे हम जानते हैं कुछ विशेष तथ्यों को
विशेष तथ्य, जैसे कि कोई व्यक्ति ये जन्म से भारत का नागरिक नहीं है, तो भी क्या वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात, जो सीएम और पीएम हैं वे भी राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। यदि सीएम विधानसभा से सदस्य न हो तो तब सीएम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते, यानी कि यदि सीएम विधान परिषद से हो तो ये वोट नहीं डालेंगे। एक और बात समझते हैं कि राष्ट्रपति को हमने चयनित तो कर लिया, यदि संविधान का उल्लंघन कर दे राष्ट्रपति या तो उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? उसको बोलते हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? इसको कहते हैं इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। इसके लिए शर्त है लोकसभा या राज्यसभा पर महाभियोग चलाने के लोकसभा या राज्यसभा में आपको प्रस्ताव लाना होगा हटाने का। और इसके लिए यदि आप लोकसभा में लाते हो तो आपके पास 100 समर्थक होने चाहिए। यदि आप राज्यसभा में प्रस्ताव लाते हो हटाने का तो आपके पास 50 समर्थक होने चाहिए, यानी कि 100 समर्थक यदि लोकसभा से हमारे पास हैं तो हम राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं, और राज्यसभा में यदि 50 समर्थक हों तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं, यानी चुनाव यानी महाभियोग चला सकते हैं। और यदि बहुमत की बात करें तो इसके लिए मेजोरिटी चाहिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो साथियों, ये थे राष्ट्रपति से जुड़े प्रश्न जिनको लेकर आपके मन में जिज्ञासा थी। आशा करता हूं कि उस जिज्ञासा का काफ़ी हद तक समाधान हुआ होगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य होता था लेकिन अब यूटी यानी केंद्र शासित क्षेत्र बन चुका है, तो क्या ऐसे में उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, और यदि नहीं है तो क्यों? क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी भी यूटी हैं और वहाँ पे विधानसभा है, तो उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यदि नहीं है जम्मू कश्मीर को तो क्यों? आखिर ऐसा अब आगे क्या किया जाए? तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।